Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter permutations and combinations. अब देखो इस चैप्टर में हम काफ़ी कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना. आपने क्या क्या कर लिया देखो. वी हैव डन कि परमुटेशंस पहले हमने देखा क्या होती हैं, जिसमें आप चीज़ों को अरेंज करते हो. हमने ये भी देखा लाइन में कैसे अरेंज करना है या सर्कल में उनको आप कैसे अरेंज कर सकते हो. फिर हमने परमुटेशंस विद रिस्ट्रिक्शंस, रेपिटेशंस वो सब देखा. देन वी मूव्ड ऑन टू कॉम्बिनेशंस, जिसमें हमने एनसीआर का फॉर्मूला देखा, उसकी प्रॉपर्टीज करी बेटा. फिर उसके ऊपर बेस्ड हमने ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स भी किए. देन वी डिड केसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, है ना, कि आइडेंटिकल आइटम्स होती हैं या डिफरेंट आइटम्स होती हैं, तो उनको वन और मोर या नन और मोर लेने के कितने तरीके होते हैं. और लास्ट लेक्चर में हमने किया था डिवीजन ऑफ आइटम्स इनटू ग्रुप्स, है ना, कि अगर आइडेंटिकल आइटम्स को ग्रुप्स में कितने वेज में डिवाइड कर सकते हैं या डिफरेंट आइटम्स को कितने वेज में डिवाइड कर सकते हैं. ऑलराइट, अब कुछ 3-4 चीजें और हैं जो हमने करनी है इस चैप्टर में बेटा, जिसके ऊपर आपके जेईई मेंस या एडवांस या और कंपटीशन में क्वेश्चंस आ जाते हैं. ऑलराइट, तो देखते हैं. Let us see the first result that we are going to do today. तो सबसे पहला जो हम करेंगे देखो रिजल्ट वो ये है. Let us see कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x1 x2 xr इक्वल टू n वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर. अब देखो ये इक्वेशन हमने पहले नहीं करी है, जो लास्ट लेक्चर में हमने करी थी उनमें ये ऐड हो रहे थे. उसमें हमारे पास ना इस टाइप की इक्वेशन थी. देखो कैसी, the equation was of this type like x1 plus x2, है ना, और प्लस xr इक्वल टू n. तो जो हमने पिछले लेक्चर्स में किया था बेटा उसमें इस टाइप की इक्वेशन थी, और हमने कहा था इसके अगर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए तो कितने थे, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1 थे. ठीक है ना. और अगर हमें पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए थे तो वो ये थे. तो आप इस इक्वेशन को इससे कंफ्यूज नहीं करोगे. यहाँ पे ये टर्म्स ऐड हो रही थी बेटा, अब ये टर्म्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही है. ठीक है ना. तो हमें इस वाले पे नहीं जाना है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके थे. अब देखो इसमें टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो करने का तरीका क्या होगा. जो आपके पास राइट साइड पे देखो नेचुरल नंबर है ना n, ये वाला है ना, दिस नेचुरल नंबर n, तो सबसे पहले इसकी आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है. तो ये जो बेस पे नंबर्स हैं p1 p2 pk, दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स. और जैसे पहले प्राइम नंबर की पावर है अल्फा 1, दूसरे प्राइम नंबर की पावर है अल्फा 2, फिर अल्फा k एंड सो ऑन. ऑलराइट, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर इस इक्वेशन के हमें पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए तो वो क्या होंगे, अल्फा 1 प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, अल्फा 2 प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, अल्फा k प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1. अब देखते हैं ये फॉर्मूला क्यों आ रहा है ना, इसको जरा समझते हैं. आप एक चीज नोटिस करो, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन थी ना, इसमें ये r डिजिट्स हैं बेटा. ठीक है ना, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट और ये rth डिजिट. अब हो क्या रहा है देखो, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू. ये हम क्यों ले रहे हैं, इसका रीजन हमने क्या दिया है कि why are we taking अल्फा 1 प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1. आप ऐसे नोटिस करो जैसे हमारे पास r डिजिट्स हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन बेटा xr. एक तरह से ये क्या है, r प्लेसेस है. ठीक है ना, r प्लेसेस है. अब देखो जैसे हमने n की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करी है, हम ये बोल रहे हैं ना कि जो गिवन नंबर n है, मान लो वो है जैसे p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन pk की पावर अल्फा k. अब जो पहला प्राइम नंबर है ना ये वाला p1, वो अल्फा 1 टाइम्स है, तो उसको अरेंज करने के हमारे पास कितने तरीके होंगे कि उनमें से r में से किसी भी प्लेस को दे सकते हैं. ठीक है, जैसे p1 कितनी बार है देखो आपके पास अल्फा 1 टाइम्स है, तो हम या तो सारे के सारे p1 x1 प्लेस पे रख दें, या x2 पे रख दें, या x3 पे रख दें, या xr पे रख दें, या इसको डिस्ट्रीब्यूट करके रख दें. जैसे अगर p1 3 बार है तो आप p1 तीनों इसको दे दो, या एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो. तो p1 प्राइम नंबर अल्फा 1 टाइम्स है, तो उस अल्फा 1 आइडेंटिकल चीजों को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है आर ग्रुप्स में, ईच में कंटेन नन और मोर. ऐसा नहीं है कि हर एक पोजीशन पे p1 आना ही चाहिए. तो मैंने क्या बोला कि p1 आइडेंटिकल चीजों को
P1 कितनी बार है, अल्फा 1 टाइम्स है। तो अल्फा 1 आइडेंटिकल चीजें हैं जिनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है R ग्रुप्स में, ईच में कंटेन नन और मोर। इसी तरह P2 कितनी बार है, देखो अल्फा 2 टाइम्स है। प्राइम नंबर P2 हमारे पास आ रहा है बेटा अल्फा 2 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अल्फा 2 आइडेंटिकल चीजें हैं। अगेन आपने इसको अरेंज करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है रादर, ठीक है, R ग्रुप्स में, ईच में कंटेन नन और मोर। और आपको याद होगा हमने ये फॉर्मूला किया था कि अगर आपके पास अल्फा आई थिंग्स हैं, ठीक है, जो फॉर्मूला हमने किया था वो n के लिए किया था। क्या फॉर्मूला था कि अगर हमारे पास बेटा n आइडेंटिकल चीजें होती हैं, क्या होती हैं, देखो n आइडेंटिकल चीजें, फॉर्मूला ये था इफ यू हैव n आइडेंटिकल आइटम्स, ठीक है, उनको अगर आपने R ग्रुप्स में अरेंज करना है एंड ईच में कंटेन नन और मोर, तो फॉर्मूला था n प्लस R माइनस 1 C R माइनस 1, ये फॉर्मूला था। तो यहां पे अब n के बदले में हमारे पास अगर अल्फा आई थिंग्स हैं बेटा, R ग्रुप्स में बांटना है, ईच ग्रुप में कंटेन नन और मोर थिंग्स, तो ये हो जाएगा। तो इसी को बार बार हमने अप्लाई करना है ना, ठीक है। ये देखो यहां पे अब फॉर्मूला, ये देखो अल्फा आई में पहला, जैसे आपके पास अल्फा 1 है तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, ये हो गए अल्फा 1 प्लस R माइनस 1 C R माइनस 1 बेटा, ठीक है ना, ये हो जाएंगे। फिर अल्फा 2 चीजें थी, उनको अरेंज करने के इतने तरीके, इसी तरह अल्फा के हैं, उनको अरेंज करने के इतने तरीके बाय दिस फॉर्मूला, है ना, ये जो हमने लिखा हुआ है। तो ये किसकी वजह से, इस फॉर्मूले की वजह से। तो सारे काम करने हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ वेज ये आ जाएंगे, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया। इसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लुक एट दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा अपनी स्क्रीन पे। इफ n इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपने n की वैल्यू बतानी है ना। और ये है हमारा NTA टेस्ट 14 का क्वेश्चन। अब देखो कैसे करेंगे, लेट्स डू द सॉल्यूशन फॉर दिस वन। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन का बेटा सॉल्यूशन। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ले लो n हमारे पास जो नंबर है, n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो n इज नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस किस इक्वेशन के, देखो ऑफ इक्वेशन x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू 770। तो गिवन नंबर जो हमारे पास है वो है 770। तो सबसे पहले इसकी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 बेटा, और मल्टीप्लाइड बाय कितना, 11 की पावर 1, ठीक है ना, इंटू 11 रेस पर 1। ये है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 4 प्राइम नंबर्स हैं और हर एक एक बार आ रहा है। अब आपको फॉर्मूला याद है ना कि n क्या होगा, देखो जो हमें n निकालना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, उसका फॉर्मूला हमने अभी ये लिखा था अल्फा 1 प्लस R माइनस 1 C R माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 2 प्लस R माइनस 1, जस्ट अ मोमेंट, तो यहां पे था अल्फा 2 प्लस R माइनस 1 C R माइनस 1 एंड सो ऑन। हम बोल रहे थे अल्फा के प्लस R माइनस 1 और C R माइनस 1। अब देखो इसमें R क्या था, व्हाट वाज R, R था हमारा जितने डिजिट्स थे। अब आप यहां पे ऑब्जर्व करो, हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, x1 x2 x3 x4, उसमें x1 x2 x3 xr था ना। तो इसका मतलब बेटा R की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4। वी हैव R इक्वल टू 4, तो R की वैल्यू 4 आ गई है। अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या थे, प्राइम नंबर्स की पावर्स थे। P1 की पावर अल्फा 1 था, है ना, P2 की पावर अल्फा 2 था। तो इसका मतलब देखो ये अल्फा 1 है आपका, ये अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। तो हमारे पास ये आ गया कि अल्फा 1 1 है, अल्फा 2 भी बेटा 1 है, अल्फा 3 की वैल्यू भी 1 है और अल्फा 4 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो बस इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां पे दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1।
क्योंकि देखो इसमें सारे ही 1 है, देख रहे हो ये सारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 1 है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और इसी तरह 1 तक जाना है हमने, तो इसमें आगे भी वही आ जाएगा हमारा, अगेन 1 + 4 - 1 C4 - 1। ठीक है, नेक्स्ट भी यही होगा 1 + 4 - 1 C4 - 1, और क्योंकि 4 डिजिट्स हैं तो हम 4 फैक्टर्स लेंगे, 1 + 4 - 1 C4 - 1। लेट अस सॉल्व, हमारे पास कितना आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 4C3, और देखो वही बार बार आएगा तो पावर 4 कर लो, सेम ही फैक्टर 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4C3 कितना होता है 4⁻4, दैट मीन्स 16 का स्क्वायर विच इज हाउ मच 256, तो ये हमारा आंसर आ गया। गॉट इट? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस गिवन इक्वेशन के हो गए 256, एंड यू कैन सी दैट डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे इस पे look at this question now, let's read the question, number of integral solutions। अब देखो इसमें क्या फर्क है, आपको पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस नहीं पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं, इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछ रहे हैं। इस इक्वेशन के x y z इज 18t, तो आपने t/8 निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस t हैं, तो ऑब्वियसली पहले हम t निकालते हैं, और ये है आपका NTA का टेस्ट 38। अब देखो, चाहे हमें कहा है कि इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताओ, पर हमारे पास तो फॉर्मूला पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस का है ना, तो सबसे पहले हम इस गिवन इक्वेशन, ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है बेटा, इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ही निकालने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो लेट्स डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं इक्वेशन लेती हूं जो कि हमें गिवन है, x × y × z इज इक्वल टू 18। अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब पहला काम क्या था, 18 की करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 9 18 होता है, 2⁻1 × 3 की पावर 2, ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। इज इट ओके? तो इट इज ऑफ द टाइप, एक तरह से हमने 18 को कैसे लिखा है, P1 की पावर अल्फा 1 और P2 की पावर अल्फा 2, जिसमें आप ऑब्जर्व करो अल्फा 1 आ गया आपका 1 और अल्फा 2 कितना है 2 है। इज इट ओके? तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, r की वैल्यू 3, क्योंकि 3 डिजिट्स थे, पहले प्राइम नंबर की पावर 1 है तो अल्फा 1 इज 1, दूसरे प्राइम नंबर की पावर 2 है तो अल्फा 2 हो गया 2। अब हम निकाल लेते हैं पहले नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो ये देखो, अब हम निकालेंगे पहले नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। फॉर्मूला लगा दें इसका, क्या फॉर्मूला किया था देखो, याद हो गया ना? अब तो देखो फॉर्मूला सिंपल है, इट इज अल्फा 1 + r - 1 CR - 1 और मल्टीप्लाइड बाय अल्फा 2 + r - 1 और CR - 1। दो ही प्राइम नंबर्स हैं तो यही दो ही फैक्टर्स आएंगे। अब पुट कर दो वैल्यूज, कितना आ गया 1 + 3 - 1 C3 - 1। ठीक है, और फिर 2 + 3 - 1 C3 - 1। तो हमने r अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यूज बेटा पुट कर दी। लेट अस सिंप्लीफाई, ये हो गया हमारे पास 3C2 और मल्टीप्लाइड बाय कितना 4C2। वी आर गेटिंग दिस, कितना आ गया देखो, 3C2 हमारे पास होता है 3 और ये होता है कितना 6, तो 6 3 18। अब देखो ये अभी हमारे पास जो आए हैं ना 18 सॉल्यूशंस, ये कौन से हैं, दीज आर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। हमें चाहिए इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो अब देखो कैसे निकालेंगे इंटीग्रल सॉल्यूशंस। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जैसे इक्वेशन ये थी ना कि x1 x2 x3 इज इक्वल टू कितना, क्या आपको दिया हुआ था 18, नंबर 18 ही गिवन था। इज इट ओके? तो प्राइम फैक्टराइजेशन 18 की क्या थी देखो, इट वाज 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2। अब मैं एक केस लेती हूं, जैसे मान लो हमने 2 यहां पे दिया, एक 3 यहां पे दिया, एक 3 यहां पे दिया, तो जो हम ये बोल रहे हैं ना कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस जो 18 आए हैं, ठीक है, इनमें वन सॉल्यूशन ये होगा,
एक सॉल्यूशन ये होगा ना कि आपने 2 दिया x1 प्लेस को, 3 दिया x2 और 3 फिर से x3 को। अब देखो इसमें ये पॉसिबिलिटी, ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब प्रोडक्ट 18 तब भी तो बन सकता है, इनको ले लो और इनके साइन चेंज कर दो। जैसे अगर 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव हो गया तो भी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, तो एक ये भी हो सकता है अगर इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। ऐसे ही देखो 2 को नेगेटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ही रख लो। या फिर क्या कर सकते हो, 2 को नेगेटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ही रख लो, इजंट इट। तो आप यहां पे एक, जैसे आपके पास सारे पॉजिटिव थे वो केस हो गया, या फिर हमारे पास 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव के केसेस हो गए। तो आप देख रहे हो ये कितने केसेस बन रहे हैं, ये हमारे पास 4 केसेस बन गए। तो मतलब फॉर एवरी वन, ये एक सॉल्यूशन जो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन था उसके लिए हमारे पास 4 क्या बनेंगे, इंटीग्रल सॉल्यूशंस। सो फॉर एवरी वन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वी हैव 1 into 4, दैट इज 4 टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बेटा कितने हैं, 18 है, तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो यहां पे लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है, विल बी इक्वल टू हाउ मच, टोटल सॉल्यूशंस हमारे पॉजिटिव 18 थे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी आर गेटिंग हाउ मच, 72। इज इट ओके? तो हमारे पास आंसर बेटा कितना आ जाएगा यहां पे, 72। अब ये कितना कहा था हमें, ये किस नंबर से डिनोट कर रहे हैं, देखो t से डिनोट कर रहे हैं। तो हमें वैल्यू क्या बतानी है, t/8, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये जैसे जेईई मेंस में आपको पता है ना न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो पता चले फटाफट हमने 72 आंसर लिख दिया वहां पे, पर आपको टी की वैल्यू नहीं पूछी, t/8 पूछा है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो यहां पे अब देखो t की वैल्यू अगर हमारे पास 72 आ गई बेटा, दिस इंप्लाइज t/8 विल कम आउट टू बी 9। तो ये हमारा आंसर होगा 9। गॉट इट? तो आंसर विल बी 9। सो आई होप कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप वो कर सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस का है या इंटीग्रल सॉल्यूशंस का है, राइट? चलो अब अगले उस पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, व्हाट वी हैव डन, ये देखो, तो हमने ये केस कर लिया कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के कितने होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है सम ऑफ डिजिट्स के ऊपर बेस्ड। ऑलराइट, तो लेट अस सी इसमें पहला रिजल्ट क्या है। अगर हमें दिए हैं n नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स, अब देखो इसमें क्या क्या वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। एक तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं और वो डिस्टिंक्ट हैं, मतलब उन n डिजिट्स में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, ऑल आर डिफरेंट। तो उनसे आप फॉर्म कर रहे हो n डिजिट नंबर्स विदाउट रेपिटेशन, ठीक है। तो n डिजिट नंबर्स हमने फॉर्म किए विदाउट रेपिटेशन। अब इसमें हम ये बोल रहे हैं कि पहला रिजल्ट है कि सम ऑफ डिजिट्स, चाहे यूनिट प्लेस हो बेटा या टेंस प्लेस हो या 100th प्लेस हो, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर आपको सम ऑफ डिजिट्स चाहिए तो हमारा फॉर्मूला होगा सम ऑफ डिजिट्स इनटू n-1 का फैक्टोरियल। इज इट ऑल राइट? और अगर ये तो सिर्फ एक प्लेस पे, यूनिट प्लेस, ठीक है, या फिर आपका टेंस प्लेस या 100th प्लेस, उस पे अगर आपको डिजिट्स का सम चाहिए तो ये आएगा। लेकिन अगर आपको जितने भी उनसे नंबर्स फॉर्म हुए हैं, ये जो सारे n डिजिट नंबर्स हैं बेटा, इन सब का अगर आपको सम चाहिए तो फिर वो ये होगा सम ऑफ डिजिट्स इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर n अपॉन 10-1। अब देखो ये फॉर्मूला क्यों बन रहा है, ठीक है, इसको मैं समझाती हूं। लेट मी टेक वन क्वेश्चन, ठीक है, और उसी से हम दोनों फॉर्मूले समझते हैं। तो हमें दिए हैं n नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स। क्वेश्चन अगर हमें आएगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके करेंगे, ठीक है, पर ये फॉर्मूला क्यों आ रहा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन क्वेश्चन में कर रही हूं। तो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या लिखा है। सम ऑफ डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे आपको डिजिट्स का सम पूछ रहे हैं, फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 3, 4, 5, 6 टेकन ऑल एट अ टाइम। अब देखो सारे लेने हैं
और आपको सम ऑफ डिजिट्स चाहिए इन पे ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म टेकन ऑल एट अ टाइम, तो मतलब होता है हर डिजिट एक एक बार लेना है, तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है। मतलब 4 डिजिट नंबर्स हम फॉर्म कर रहे हैं और यूनिट प्लेस पे सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो मैं फॉर्मूले से उसका आपको आंसर बताती हूं, ठीक है, और फिर बताती हूं कि वो क्यों आ रहा है। तो लेट अस डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। ऑलराइट, अब देखो हमारे पास डिजिट्स हैं यहाँ पे 4, तो वी हैव 4 डिजिट्स, ठीक है। कौन कौन से? 3, 4, 5, 6, सारे के सारे क्या हैं बेटा? नॉन जीरो हैं। ऑल दीज आर नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, नॉन जीरो डिजिट्स हैं बेटा, और हमारे पास क्या है? डिस्टिंक्ट है। अब हमने कहा था कि फॉर्मूला जो है सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट प्लेस, ठीक है ना, उसका क्या हमने फॉर्मूला लिखा था? देखो, इट वॉज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स और मल्टीप्लाइड बाय n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, पहले तो फॉर्मूले में पुट करते हैं जैसे मैंने कहा, एंड देन वी विल सी द रीजन बिहाइंड इट। अब देखो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गया यहाँ पे? 3 + 4 + 5 + 6, इज इट ओके? ये हो जाएगा। और n देखो यहाँ पे 4 होगा, 4 डिजिट्स की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू हो गई 4। तो n-1 फैक्टोरियल मतलब कितना बेटा? यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 फैक्टोरियल। लेट्स सॉल्व इट। देखो कितना आ गया ये, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास दिस इज इक्वल टू नाउ कितना? 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 कितना? 18, और मल्टीप्लाइड बाय कितना? 6। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 108। अब देखो क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना था। ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, देखो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है आपकी? बी ऑप्शन करेक्ट है। अब सवाल ये उठता है कि हमने ये फॉर्मूला क्यों लिया। अब इसको मैं समझा रही हूं। यहां पे देखो, जैसे हमारे पास बेटा डिजिट्स थे ना 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो अब देखो 4 डिजिट नंबर अगर हम बना रहे हैं तो हमारे पास होगी यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100th प्लेस और 1000 प्लेस। ओके, आप ऐसे सोचो कि जैसे हमारे पास ये डिजिट्स थे 3, 4, 5 और 6, मान लो यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है, तो यूनिट प्लेस पे 3 कब तक आता रहेगा? जब तक बाकी की 3 प्लेसेस पे 4, 5, 6 जगह इंटरचेंज करते रहेंगे, तब तक यहाँ पे 3 आता रहेगा वो सारे नंबर्स में। और देखो 3 ये जो नॉन जीरो नंबर्स हैं, ये 3 प्लेसेस पे कितने वेज में अरेंज होंगे? 3 फैक्टोरियल वेज में। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 कितनी बार आएगा बेटा? 3 फैक्टोरियल टाइम्स आएगा। सिमिलरली यूनिट प्लेस पे आपका 4 कितनी बार आएगा? ठीक है, 4 उतनी बार आएगा जब तक बाकी की 3 प्लेसेस पे 3, 5, 6 जगह इंटरचेंज करते रहेंगे। ये कितनी वेज में जगह इंटरचेंज करेंगे? अगेन 3 नंबर्स है बेटा, तो ये जगह इंटरचेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल वेज में। सिमिलरली आपके पास अगला डिजिट 5 यूनिट प्लेस पे बेटा तब तक आएगा जब 3, 4, 6 आपस में जगह इंटरचेंज करेंगे 1000, 100 और 10 प्लेसेस पे। तो अगेन इनको 3 नंबर्स को अरेंज करने के कितने वेज होंगे? 3 फैक्टोरियल वेज। सिमिलरली आपके पास आखिरी डिजिट जो है हमारा 6 बेटा, वो भी कितनी बार आएगा? 3 फैक्टोरियल टाइम्स आएगा। क्यों? क्योंकि 3 फैक्टोरियल ही है जितने वेज में 3, 4, 5 इन 3 प्लेसेस पे जगह इंटरचेंज करेंगे। तो हमें ये वाला सम s चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। तो देखो ये सम s कितना आ गया? इट विल बी 3 कितनी बार आ रहा है? 3 फैक्टोरियल टाइम्स। फिर डिजिट 4 कितनी बार आ रहा है? 3 फैक्टोरियल टाइम्स। फिर डिजिट 5 आ रहा है 3 फैक्टोरियल टाइम्स, और डिजिट आपका 6 भी आ रहा है 3 फैक्टोरियल टाइम्स। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस सम को 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, 3 + 4 + 5 + 6 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो देखो फॉर्मूला बन गया। ये क्या है? सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, यही डिजिट्स थे, तो दिस इज सम ऑफ डिजिट्स, और ये हो गया n-1 का फैक्टोरियल। सो आई होप इट इज क्लियर दैट व्हाई डू वी गेट दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसी में एक देखते हैं एक चीज, जैसे इसमें तो उन्होंने आपको सिर्फ यूनिट प्लेस पे डिजिट्स का सम पूछा है, तो वो हमारा ये s हो गया, ये आ गया।
इसी तरह से देखो 1000 प्लेस पे अगर वो डिजिट का सम पूछते ना तो यही आता, एस आता। सिमिलरली अगर वो हमें 100th प्लेस पे डिजिट्स का सम पूछते तो भी आपके पास यही बेटा एस आता। इज इट ओके? एंड सिमिलरली अगर हमें 1000 प्लेस पे पूछते, तो 100 प्लेस पे था, 1000th प्लेस पे भी हमारे पास डिजिट्स का सम कितना आता, एस आता। तो किसी भी प्लेस पे पूछ लेते बेटा, यूनिट प्लेस, ठीक है, ये देखो यूनिट प्लेस या टेंस या 100 या 1000, सब पे सम यही आएगा, ठीक है। अब ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है। अब इसमें मान लो अगर आपको ये पूछ लें कि जितने भी ये नंबर्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है, इन सब का ग्रैंड टोटल क्या होगा। जैसे एस तो एक प्लेस पे, ठीक है, एस क्या है, जैसे यूनिट प्लेस पे डिजिट्स का सम है, फिर ये एस 100th प्लेस, 10th प्लेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनका सम है, या 100th पे या 1000 पे। ये जो हमारे जितने भी नंबर्स बनेंगे अगर उनका ग्रैंड टोटल चाहिए तो क्या होगा, तो वो पता है क्या होगा। यहीं पे हम जैसे अगर करना चाहें, अगर हम इसमें निकालना चाहते हैं सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड, तो देखो क्या हो जाएगा। आपको याद है ना, जैसे कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पे होता है तो वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, टेंस प्लेस पे होता है तो 10 से, ठीक है, कोई भी नंबर हो। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नंबर 2376 है, इसको याद है ना, आप छोटी क्लासेस में करते थे, एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 into 1000, राइट, प्लस 3 into 100, राइट, प्लस कितना फिर 7 into 10, 7 टेंस प्लेस पे है, और फिर 6 into 1। यही तरीका होता है एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने का, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे जब हमें सम ऑफ ये चाहिए, 4 डिजिट नंबर्स चाहिए, अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, हर प्लेस पे जो नंबर आ रहा है वो कितना है, एस है। तो हम सम ऑफ डिजिट्स ऑल 4 डिजिट नंबर्स का कैसे निकालेंगे, जितने भी नंबर्स हैं उनका ग्रैंड टोटल, इट विल बी एस मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है, फिर एस मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस एस मल्टीप्लाइड बाय 10 बेटा, और फिर प्लस एस मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये एस कॉमन ले लो, हमारे पास एक तरह से ये आ गया 1 + 10 + 100 और प्लस कितना 1000। एस ये वही है, देखो यही वाला एस है, सम ऑफ डिजिट्स इनटू n-1 फैक्टोरियल। और ये क्या बन रही है ब्रैकेट के अंदर, दिस इज जीपी ऑफ 4 टर्म्स बेटा। तो ये 4 टर्म्स की जो जीपी बन रही है, देखो इसका सम क्या हो जाएगा, ये एस तो वही था, देखो लिख देती हूं मैं यहाँ पे, इट वॉज सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और जीपी का सम फर्स्ट टर्म 1 है, तो ये हो जाएगा, कॉमन रेशो 10 है, 10 की पावर 4 - 1 अपॉन कितना 10 - 1। जीपी की एन टर्म्स का हमने फॉर्मूला लगा दिया, a इंटू आर एन -1 अपॉन r -1, a 1 है, ये देखो जीपी की पहली टर्म कितनी है 1 है, और कॉमन रेशो इसमें r है, 4 टर्म्स थी। तो अगर हमें सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स चाहिए तो वो यहां से आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो पहले वाला था सम ऑफ डिजिट्स इनटू n-1 फैक्टोरियल, ये पार्ट s था, दिस वाज इक्वल टू s, है ना। ये वाला जो पार्ट है बेटा, दिस इज नथिंग बट s और मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो यही रिजल्ट देखो हमने यहां पे लिखा है, ऑब्जर्व केयरफुली। ये देखो अब सेकेंड रिजल्ट देखो, सम ऑफ ऑल एन डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड, हमने क्या लिखा, सम ऑफ डिजिट्स इनटू n-1 फैक्टोरियल, ये यही s हो गया, ठीक है। अगर हम इसको देखो s से डिनोट कर रहे हैं, ये वही s है, ठीक है ना। तो ये पार्ट जो है हमारा, दिस इज नथिंग बट s, और इनटू n डिजिट्स हैं तो किससे मल्टीप्लाई हो गया, 10 रेज़ पर n-1 अपॉन 10 - 1। जैसे अभी हमने देखा 4 के लिए 10 की पावर 4 - 1 अपॉन 10 - 1। इज इट ओके? अब इसमें देखो, इस केस में हम कह रहे थे सारे के सारे नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं। अब आप अगला रिजल्ट देखो, अगर मान लो जिन डिजिट्स को हम ले रहे हैं बेटा, उनमें हमारे पास एक जीरो भी इंक्लूड हो जाए,
ठीक है, अब यहां पे देखो कि गिवन n डिस्टिंक्ट डिजिट्स इंक्लूडिंग जीरो, डिस्टिंक्ट तो हैं पर उनमें जीरो भी इंक्लूडेड है, जिनसे n डिजिट नंबर्स फॉर्म कर रहे हैं विदाउट रेपिटेशन, तो सम ऑफ ऑल नंबर्स कितना होगा। अब देखो सारे नॉन जीरो डिजिट्स थे तो ये फॉर्मूला था सम ऑफ डिजिट्स का, है ना, ऑल n डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड। इस केस में फॉर्मूला ये क्यों आ रहा है वो हम समझते हैं। क्या फॉर्मूला हमने लिखा कि अगर n डिजिट नंबर्स फॉर्म कर रहे हो ना तो सम ऑफ डिजिट्स इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स बाहर है, ब्रैकेट के अंदर ये पार्ट है n-1 फैक्टोरियल इंटू 10 रेज पावर n-1 अपॉन 10-1 और माइनस n-2 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1। अब ये क्यों माइनस किया है तो क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं बेटा जिनमें जीरो इंक्लूड हो रहा है, ऑलराइट, तो इट इज इंक्लूडिंग जीरो, n डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं और आपको चाहिए सम ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया वो हम समझते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू अ क्वेश्चन। तो अब यहां पे देखो क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड विद द डिजिट 0, 1, 2, 3 टेकन ऑल एट अ टाइम। सारे लेने हैं तो मतलब 4 डिजिट नंबर्स हैं, हर एक को एक एक बार लेना है। तो इसमें आप देख रहे हो जीरो इंक्लूडेड है। अगेन एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूला जो हमने अभी देखा उसको अप्लाई करके आंसर चेक करते हैं इनमें से कौन सा है, और फिर मैं आपको बताती हूं कि उस फॉर्मूले में हमने वो जो माइनस वाला पार्ट किया था वो क्यों किया है। ऑलराइट, सो लेट अस डू सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको सॉल्यूशन करना होगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, है ना। हमारे पास देखो 4 डिजिट्स हैं यहां पे बेटा, कौन कौन से, 0, 1, 2 और 3, जिनसे हमने बनाने हैं 4 डिजिट नंबर्स और उन सब का हमें चाहिए सम। तो हम यहां पे लिखते हैं सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड। इज इट ओके? ये देखो हमारा फॉर्मूला ये था सम ऑफ डिजिट्स, ये हमने कॉमन लिया हुआ था, मल्टीप्लाइड बाय इट वाज n-1 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1, राइट, और फिर था माइनस n-2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर n-1 -1 डिवाइडेड बाय 10-1। दिस वॉज द फॉर्मूला। अब देखो इसमें n कितना है, 4 है, ठीक है ना, ये n की वैल्यू है 4, दिस इज n। तो पुट करते हैं, तो सम ऑफ डिजिट्स देखो ये रहे हमारे डिजिट्स 0, 1, 2, 3। तो यहां पे मैं लिखती हूं दिस इज नाउ 0, है ना, +1 +2 +3, ये देखो हो गया सम ऑफ डिजिट्स इनटू, अब n कितना है देखो 4 है ना, तो दिस इज 3 फैक्टोरियल इनटू 10 की पावर 4 -1 डिवाइडेड बाय कितना 10-1, ये आ गया, ठीक है। फिर माइनस n4 है ना, तो n-2 का फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, 10 की पावर यहां पे हो गई आपकी कितनी 3 -1 और डिवाइडेड बाय 10-1। तो ये तो हो गया, हमने फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। पहले जरा सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू, ये कितना हो जाएगा 9999 अपॉन 9 मतलब 1111, मतलब 1111 4 बार आएगा, 4 डिजिट्स होंगे, -2 टाइम्स इट विल बी 999 अपॉन 9 दैट इज 111। तो 1 कितनी बार आएगा बेटा, 3 बार आएगा, ठीक है, 3 डिजिट्स आएंगे। लेट अस सिंप्लीफाई, तो दिस विल बी इक्वल टू, अब लेट अस सी कितना, सॉरी कितना आ गया हमारा ये, दिस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 6666 माइनस 222। इज इट ओके? तो दिस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 6444। ये बेटा मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 38664। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो आपने एग्जाम में सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। अभी मैं आपको रीजन बताने लगी हूं। तो ये आप देख रहे हो यहां पे हमारे पास ये देखो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ये सी ऑप्शन करेक्ट आ गई। तो हमें ये जो चाहिए था कि सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड इन डिजिट से आंसर ही आ गया। अब ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, ये माइनस क्यों हुआ है वो समझ लेते हैं एक बार। लुक हियर,
अब आप एक चीज नोटिस करो कि हमारे पास डिजिट्स कौन से हैं, 0, 1, 2 और 3, ये डिजिट्स हैं। अब इनसे जो 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म होंगे बेटा, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100th प्लेस और 1000 प्लेस पे होंगे। इज इट ओके? अब हमने क्या कहा था कि अगर मान लेते हैं सपोज बेटा कि ये सारे के सारे हमारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या था, देखो, वी हैड सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय n-1 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर n-1 अपॉन कितना, 10-1, यही था ना। अगर मान लेते हैं कि ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो यहां पे देखो क्या सम आ जाता है, ये इट विल बी 0 + 1 + 2 + 3 इंटू, यहां पे देखो 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म होंगे ना, तो n4 है, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4-1 अपॉन 10-1, ये हमारा आ गया बेटा S1। ठीक है, दिस इज S1, ये होता। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये आंसर क्यों गलत है, क्योंकि इसमें वो वाले नंबर्स का सम भी ऐड हो गया जो एक्चुअल में 4 डिजिट नंबर्स नहीं हैं, जो नहीं लेने चाहिए थे। कौन से होंगे वो सारे नंबर्स बेटा जिनमें 0 कहां पे आपका आ गया, 1000 प्लेस पे। तो एक्चुअल में वो सारे नंबर्स 4 डिजिट नंबर्स नहीं बल्कि 3 डिजिट नंबर्स हमारे बने। इज इट ऑल राइट? कौन से डिजिट्स को यूज करके, देखो, वी आर यूजिंग डिजिट्स 1, 2 एंड 3। इन डिजिट्स को यूज करके ये जो 3 डिजिट नंबर्स बन रहे हैं, इनका सम S1 में से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब देखो, ये S2 से डिनोट करती हूं, ये वाले जो 3 डिजिट नंबर्स हैं, इनका सम अगर हम S2 कह रहे हैं, देखो, और यही वाला तो फॉर्मूला लगता है ना सम ऑफ नंबर्स के लिए। तो अब आपके पास क्योंकि 3 डिजिट नंबर्स है ना बेटा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो यहां पुट करते हैं और डिजिट्स ये वाले हैं 1, 2, 3, देखो, दीज आर द डिजिट्स। ठीक है, और n की वैल्यू कितनी, 3। तो फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे तो S2 कितना आ जाएगा, यही फॉर्मूला मैं यहां पे यूज कर रही हूं, देखो, इट विल बी 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय n3 है तो 2 फैक्टोरियल और इंटू 10 की पावर 3-1 अपॉन कितना, 10-1, ये हो जाएगा। तो ये सम एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर्स हमें नहीं लेने थे, हमें तो सिर्फ 4 डिजिट नंबर्स लेने थे। तो जो आपका रिक्वायर्ड सम होगा ना, वो क्या हो जाएगा, S1 - S2। तो ये जो हमारा सम एक्स्ट्रा आया है, इसको हमने माइनस करना है। अब आप नोटिस करो, जब आप इस टर्म में से ये वाली टर्म माइनस कर रहे हो, तो ये सम देखो, सम ऑफ डिजिट्स, अब देखो 0 ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सम पे थोड़ी ना फर्क पड़ता है। तो ये चीज सेम ही है, तो इसको आप कॉमन ले सकते हो। तो यहां पे हम कैसे ले सकते हैं, देखो S कितना आ गया, इट इज 0 + 1 + 2 + 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, देखो कितना बचा, क्या, 3 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 4-1 और डिवाइडेड बाय 10-1 और माइनस हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 3। ये थोड़ा सा मैं इधर करती हूँ बेटा, सो दैट इट इज विजिबल। ऑल राइट, तो इंटू 10 की पावर 3-1 अपॉन 10-1। ठीक है, अब आप नोटिस करो, ये वही तो है जो हमने पहले लिया था। ये देखो, सी, ऑब्जर्व करो, ये वाला फॉर्मूला हमारा यही तो है, इजंट इट? 0 प्लस, ये थोड़ा सा ऐसे देखो पूरा आपको ताकि दिख जाए, यस। नाउ लुक हियर, तो इट इज द सेम थिंग, 0 + 1 + 2 + 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 10⁻⁴ अपॉन 10-4 माइनस दिस, सेम चीज आ गई। तो अब पता चला क्यों माइनस किया, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा 3 डिजिट नंबर्स काउंट हुए हैं बेटा, उनका सम S2 हमने माइनस करना है। सो दैट इज व्हाई वी हैव दिस फॉर्मूला। तो अब आई थिंक आपको ये फॉर्मूला क्यों लिखा, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था। तो हमने सम ऑफ डिजिट्स में देख लिया कि अगर सारे के सारे नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं तो कैसे फॉर्म करेंगे सम, और अगर हमारे पास इंक्लूडिंग 0 है तो हम सम ऑफ ऑल नंबर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब चलते हैं एक अगले पॉइंट पे। लेट अस लुक एट दिस। अब देखो, हम बात कर रहे हैं यहां पे नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स की। अब देखो, हमें पता है अरेंजमेंट तो क्या होता है। अब ये डी अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? डी अरेंजमेंट का मतलब होता है, देखो, कि जैसे पहले इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं।
कि अगर n डिफरेंट आइटम्स को आपने एक रो में बेटा अरेंज किया है और हर एक के लिए ना जगह फिक्स है, ठीक है, each one of them has a fixed place assigned to it, then number of ways in which all the n things occupy wrong places, सारी की सारी चीजें all n things अगर wrong places पे है ना, तो इसको कहते हैं dearrangement of n things। और इसका हमारा फॉर्मूला ये होता है, dn से डिनोट करते हैं n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जैसे आप ये समझो कि मान लो 4 फ्रेंड्स हैं बेटा, वो एक मूवी देखने जाते हैं, ठीक है। अब मूवी में मान लो हर एक के पास अपनी टिकट का नंबर है, इज इट ऑल राइट, कि जैसे A1, A2, A3, A4 ये आपको सीट नंबर्स अलॉटेड है मूवी हॉल में, तो हर एक को जगह असाइंड थी, ठीक है। सब अपनी अपनी जगह पे बैठ गए, मान लो मूवी स्टार्ट हो गई। फिर क्या होता है, इंटरवल आता है, इंटरवल में सब लोग बाहर गए, पॉपकॉर्न भी तो खाने होते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक भी लेनी होती है। तो मान लो जब वापस आए ना तो अंधेरा हो गया क्योंकि मूवी स्टार्ट हो गई थी। अब अंधेरे में ना वो जल्दबाजी में अपनी अपनी सीट्स पे जो उनको थी 4 सीट्स उन पे बैठ गए और इस तरीके से बैठे कि चारों गलत सीट्स पे बैठे। मतलब जिसको जो सीट असाइन थी कोई भी अपनी करेक्ट सीट पे नहीं बैठा, ऑल 4 वर सिटिंग एट रॉन्ग प्लेसेस। तो इस बात को हम क्या बोलेंगे, ये है डी अरेंजमेंट। तो ऐसे कितने तरीके होंगे कि वो चारों के चारों गलत सीट्स पे बैठ गए, ठीक है। तो डी अरेंजमेंट में क्या होता है, देखो कि डी अरेंजमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें पहले जगहें असाइंड होती हैं, ईच वन ऑफ देम हैज अ फिक्स्ड प्लेस असाइंड टू इट। तो पहले जगह असाइंड होती है और फिर ऑल एन थिंग्स ऑक्यूपाई रॉन्ग प्लेसेस, सारी की सारी चीजें अगर गलत जगह पे चली जाती हैं तो उसको कहते हैं हम डी अरेंजमेंट। इज इट ऑल राइट? देखो जरा एक क्वेश्चन देखो इस पे, लुक एट दिस, देखो क्या बोल रहे हैं, देर आर 4 लेटर्स एंड 4 डायरेक्टेड एनवेलप्स। डायरेक्टेड एनवेलप्स मतलब उनके ऊपर डायरेक्शंस मतलब एड्रेस लिखा हुआ है, डायरेक्टेड है मतलब एड्रेस लिखा हुआ है कि कहाँ उसको पहुंचाना है। फिर पूछ रहे हैं नंबर ऑफ वेज इन विच एवरी लेटर कैन बी पुट इनटू अ रॉन्ग एनवेलप। अब देखो हर लेटर गलत एनवेलप में गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों लेटर्स का हमारा क्या हो गया, डी अरेंजमेंट। तो वो कितने तरीके होंगे वो हमने निकालना है। इज इट ओके? तो लेट अस नाउ डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो मान लो हमारे पास 4 लेटर्स हैं, L1, L2, L3, L4, और मान लो उनके 4 एनवेलप्स थे जिनमें उनको डालना था, ठीक है। मान लो ये था एनवेलप E1, फिर हमारे पास है एनवेलप E2, ठीक है। इसी तरह हमारे पास तीसरा एनवेलप E3, ठीक है, और फिर 4th एनवेलप हमारे पास हो गया E4। अब जाना तो किस में था, हर एक के लिए जगह असाइन थी, क्योंकि आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसी को भेजनी पड़ती है ना। मान लो आपने किसी को लिखी और किसी और को पहुंच गई है ना, तो गड़बड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आजकल तो खैर लेटर्स का इतना ज़माना नहीं है, ठीक है, पर ईमेल कर रहे हो गलत को कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो हर एक को, मान लो L1 को जाना था किस में, E1 में जाना था, L2 लेटर को हमने एनवेलप E2 में डालना था, L3 को डालना था E3 में, राइट, और L4 को आपने किस में डालना था, E4 में। अब हुआ क्या है देखो कि एवरी लेटर इज इन रॉन्ग एनवेलप। तो अब हम करते हैं, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं डी अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स की, ठीक है। सो डी अरेंजमेंट हुआ है किसका, 4 लेटर्स का, क्योंकि सारी की सारी रॉन्ग गई है। तो अब फॉर्मूला लिख लेते हैं जो अभी हमने ऊपर देखा था बेटा, जस्ट अ मोमेंट। सो लेट अस सी द फॉर्मूला नाउ, ठीक है। तो इसको D4 से डिनोट करेंगे, तो इट विल बी 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस ऑल्टरनेटली साइन लेने हैं तो प्लस हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर माइनस आएगा माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल और फिर प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल तक जाना था, n यहाँ पे हमारा कितना है, 4 है, क्योंकि 4 लेटर्स की बात हो रही है। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया देखो 24,
ठीक है। अब देखो ये पैटर्न के लिए हम लिखते हैं 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल, तो अदरवाइज तो इसको कैंसिल कर लो, ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये पहली दो टर्म्स हमारी आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो वी आर गेटिंग 1/2 minus 1/6 and plus 1/24. Is it okay? So let us take LCM. So we have 24 multiplied by, sorry, तो ये हो गया 24, LCM ले लो बेटा 24, ये कितना हो गया 12 minus 4 and plus 1. Is it okay? करो जरा सॉल्व, कितना आ गया ये आपका, इसमें हमारे पास आप ऑब्जर्व करोगे 24 बेटा कैंसिल हो गया, isn't it? तो सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है 9. तो 9 विल बी द नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स। आप बना के भी देख सकते हो, ये वे ज्यादा नहीं है ना, तो आप देख लेना कितने तरीके से ये 4 लेटर्स गलत एनवेलप में जा सकती हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज 9 आए हैं, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो समझ में आ गया, जब भी डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो हम हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज करेंगे। देखो कि डी अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स इज एन फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, और यहाँ तक जाना है। अगर आपका n इवन है तो आखिरी टर्म प्लस साइन के साथ आएगी, जैसे अभी 4 फैक्टोरियल में आई थी। अगर n ऑड होगा तो -1 की पावर n है ना, तो ऑड के आगे माइनस साइन है, तो ऑटोमेटिकली आखिरी टर्म माइनस साइन के साथ आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब एक चीज और देखते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। देखो अगला कॉन्सेप्ट, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, किसकी बात कर रहे हैं, देखो एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ अ प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। तो यहां पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि p क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। तो अगर किसी प्राइम नंबर की आपको पावर देखनी है किसी n फैक्टोरियल में, तो उसको डिनोट ऐसे करते हैं बेटा, एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल, ठीक है। और यहां पे हमारे पास ये जो सिंबल है ना, ये जेंट है, यहां पे मैं लिख भी देती हूं, वेयर दिस सिंबल डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बेटा ये। तो हमने क्या करना है, जैसे जेंट ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में जेंट बोल देते हैं ना, तो जैसे आपके पास n फैक्टोरियल है ना, तो आप जेंट ऑफ n बाई पी प्लस जेंट ऑफ n बाई पी स्क्वेयर, जेंट ऑफ n बाई पी क्यूब, जेंट ऑफ n अपॉन p की पावर s, ये लोगे। अब s क्या है, s है लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n p की पावर s से तो बड़ा है पर p की पावर s+1 से छोटा है। आप पता है ऐसे भी कह सकते हो, अगर आप ये नहीं याद रखना चाहते कि इसमें n अपॉन p s तक जाना है जिसमें s ये है, तो एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ, आप ऐसे याद रख लो कि प्लस से लेकर कहाँ तक जाएंगे, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, टिल वी गेट 0, ठीक है। जब तक हमें 0 नहीं ना मिलता तब तक चले जाओ, क्योंकि जब न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर देखो छोटा हो जाएगा, यहाँ पे देखो, तो टिल वी गेट 0, तो जब न्यूमिनेटर जैसे मैंने कहा छोटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा ना, तो डिवाइड करके 0 पॉइंट कुछ आएगा तो उसका जेंट 0 होता है। अब जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लो मुझे कहा जाता है कोई नंबर है, लेट मी टेक वन नंबर, लेट मी टेक सपोज 25 फैक्टोरियल। इसमें अगर कोई पूछ ले कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना होगा 25 फैक्टोरियल में, तो वो हमें बताना है। मतलब 25 फैक्टोरियल को अगर आप एक्सपैंड करते हो, जैसे 25 फैक्टोरियल ना कुछ ऐसा होगा ना आपका, 25 इंटू 24 इंटू 23 से लेकर आप जाओगे 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। अब ऐसा नहीं है ना कि इसमें आधे इवन है आधे ऑड है, तो आप कहोगे मैम आधे 12 इवन हो गए तो 12 जो 2 है वो 12 टाइम्स आएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि आप ऑब्जर्व करो, जैसे इसमें तो 2 एक बार है, पर इससे पहले 4 आ रहा है, उसमें तो 2 2 बार है ना बेटा। ऐसे ही हर इवन नंबर में 2 सिर्फ एक बार नहीं होगा, 8 आएगा तो 2 3 बार होगा। 24 ही ले लो, 24 इज 8 3 ज़ा 24, उसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो हमें ये देखना है, अगर हम ये सारी पावर्स कंबाइन कर लें तो 2 में पावर कितनी आएगी,
ठीक है, ये मतलब है कि व्हाट विल बी एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 25 फैक्टोरियल, ये हम देखना चाहते हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला ये है। तो देखो अगर फॉर्मूला लगाएं हम, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 25 फैक्टोरियल, वो देखो कितना हो जाएगा। इट विल बी जेंट ऑफ 25/2, ठीक है, प्लस अब देखो p प्राइम नंबर है ना, यहां पे हमारा n कितना है बेटा 25 और p प्राइम नंबर है 2, तो हम एक्सपोनेंट ऑफ 2 देख रहे हैं। तो इट विल बी जेंट ऑफ 25/2 का स्क्वायर, चलते जाओ आगे, ठीक है, 25/2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना होता है, देखो 8 होता है। आगे चलो, प्लस जेंट ऑफ 25/2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है बेटा, जो 25 से छोटा है ना। फिर लो 2 की पावर 5। अब देखो ये जो है आपका 2 की पावर 5 25 से बड़ा हो गया, तो यहां पे स्टॉप कर दो। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि आसान तरीका, जब आपको लगे जेंट 0 आएगा, जेंट 0 कब आएगा, जब डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते, लेट अस सिंप्लीफाई दिस। ऑलराइट, तो ये कितना आ गया, दिस इज जेंट ऑफ 25/2 कर लो, कितना आएगा 12 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो इसका मैं जेंट देखो डायरेक्टली लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये 25/2 12 पॉइंट कुछ, जेंट विल बी 12, प्लस 25 को 4 से डिवाइड करो, 6 पॉइंट समथिंग, जेंट विल बी 6। फिर 25 को 8 से कर लो, तो कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग, जेंट 3 हो गया। 25 को 16 से डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका जेंट 1, और फिर कितना आएगा 0। तो जब हमारा 0 आ गया बेटा, वहां पे हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। इसको हम कर लेते हैं ऐड, कितना हो गया देखो 18 एंड 4 कितना 22। तो इसका मतलब ये जो हम कह रहे थे यहां पे 2 की पावर कितनी आएगी बेटा, तो ये जो 2 की पावर है हमारी कितनी आ जाएगी 22। सारी पावर्स 2 की कंबाइन कर लें तो 2 25 फैक्टोरियल में कितनी बार आ रहा है, 22 टाइम्स आ रहा है। समझ में आया। एक चीज और देखो, जैसे यहीं पे बताती हूं, अगर मान लो आपको पूछ लेते एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 25 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 का एक्सपोनेंट, ये 3 है हमारा, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 25 फैक्टोरियल, मतलब 3 की कितनी पावर्स आ रही हैं। तो फिर वही तरीका होगा, जेंट ऑफ 25/3 है ना, अगले में क्या लोगे, 3 की पावर बढ़ाते जाओ, 25/3 का स्क्वायर, फिर अगले में ले लो 25/3 का क्यूब। अब देखो यहीं पे बड़ा आ गया ना डिनोमिनेटर, 3 क्यूब तो कितना होता है 27। तो अब हमारा जेंट 0 आ जाएगा, तो बस वहां पे स्टॉप कर दो, क्योंकि आगे आने वाले सारे जेंट हमारे 0 बनेंगे। 25 को 3 से डिवाइड करो, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 8 हो गया। इज इट ओके। 25 को 9 से कर लो, 9 2 ज़ा 18, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 हो गया। अब अगर इससे डिवाइड करोगे, क्योंकि 3 क्यूब 27 है बेटा, 25/27 विल बी 0 पॉइंट समथिंग, तो जेंट विल बी 0। इज इट ओके। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। इसका मतलब 3 कितनी बार आएगा बेटा 25 फैक्टोरियल में, 10 टाइम्स आएगा। गॉट इट। अब ना एक चीज देखो, अगर मान लो आपको कोई पूछ ले, ध्यान देना कि एक्सपोनेंट ऑफ से 12 इन 25 फैक्टोरियल, मान लो क्वेश्चन ये हो जाए कि 12 का एक्सपोनेंट बताओ। अब आप क्या करोगे, जेंट ऑफ 25/12 प्लस जेंट ऑफ 25/12 स्क्वायर करोगे? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, आप सोचोगे। आप देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे था वो ये था कि p जो है प्राइम नंबर होना चाहिए। जब हमने एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 25 फैक्टोरियल लिया तो 2 हमारा प्राइम था। जब हमने एक्सपोनेंट ऑफ 3 लिया इन 25 फैक्टोरियल, 3 हमारा प्राइम था, पर 12 हमारा प्राइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसका जवाब क्या आएगा। तो आप करोगे 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। अब प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स क्या आ रहे हैं, 2 और 3।
तो आप सबसे पहले देखो, अभी अभी हम करके चुके कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 25 फैक्टोरियल हमने निकाला 22, और फिर प्राइम नंबर 3 है, 3 का एक्सपोनेंट भी हमने 25 फैक्टोरियल में निकाल लिया, बेटा कितना आ गया 10। अब आप सोचो, आपको 12 अगर बनाना है तो उसके लिए आपको 2 2 चाहिए और एक 3 चाहिए, उतने ही 12 बनेंगे ना। ये देखो, फिर से अगर आपको 12 बनाना है तो आप क्या करोगे, 2 2 लोगे, एक 3 लोगे, और ऐसे चलते जाओगे कि कितने 12 बना सकते हैं। अब आप देखो कि हमारे पास एक जो बॉक्स है 2 का, ठीक है, उसमें 2 कितनी बार है, 22 टाइम्स है। तो ये 2 2 2 का जो बॉक्स है बेटा, ये कितनी बार है, 22 टाइम्स है। और एक बॉक्स में हमने सारे 3 रखे हुए हैं, ठीक है, 3 3 3 एंड सो ऑन, वो हमारे पास कितने हैं, 10 हैं। तो हम जब 12 बना रहे हैं, हम उन बॉक्स में से चीज़ें लेते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। अब आप सोचो, क्योंकि एक 12 के लिए 2 2 लगते हैं, तो इसका मतलब आपके पास 22 को अगर हम डिवाइड कर लें 2 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11। तो मतलब 11 बॉक्सेस 12 के आप बना सकते हो 2 को यूज करके, लेकिन 3 तो आपके पास सिर्फ 10 बार ही है ना। दोनों में से जो मिनिमम है वो कौन सा है बेटा, इन दोनों का मिनिमम जो है वो हमारे पास कितना है, 10 है। 10 इज द मिनिमम। तो इसका मतलब 12 के हमारे कितने बॉक्सेस बन जाएंगे, सिर्फ 10 बॉक्सेस बनेंगे, क्योंकि हर बॉक्स को एक 3 चाहिए। तो 10 बॉक्सेस के बाद आपका ये जो 3 है ये खत्म हो जाएगा, तो 12 बनेगा ही नहीं, ठीक है। हालांकि आपके पास 2 2 वाले, 2 2 2 वाले कितने केसेस हैं, 11 केसेस हैं। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि एक्सपोनेंट ऑफ, ठीक है, 12 इन 25 फैक्टोरियल, वो बेटा कितना होगा, 10 हो जाएगा। तब क्वेश्चन ऐसे करना है। तो भूलना मत, जो हमारे पास p होता है वो प्राइम होता है। यहाँ पे 12 प्राइम नहीं था, तो हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी, बेस पे प्राइम नंबर 2 और 3 था, तो एक्सपोनेंट 2 और 3 का हम पहले ही निकाल चुके थे। और फिर हमने ये देखा कि 12 बनाने के लिए 2 2 लगते हैं बेटा और एक 3 लगता है, ठीक है। तो 3 कम बार है, 2 2 2 बार 11 बार है, दोनों का मिनिमम आपका कौन सा था, 10 था। तो इसीलिए एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 25 फैक्टोरियल विल बी हाउ मच, 10। एक क्वेश्चन देखो इस पे, लेट अस सी वन क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है कि एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100C50 कितना होगा, ठीक है। तो ये देखते हैं, एक्सपोनेंट मतलब 7 की पावर 100C50 में कितनी होगी। तो लेट अस सी नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट ओके। तो यहां पे देखो, आपके पास नंबर जो है वो है 100C50, राइट। अब इसकी अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो इट इज 100 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल। तो देखो न्यूमरेटर में 100 फैक्टोरियल है, तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट 7 का निकालेंगे 100 फैक्टोरियल में, और 7 क्या है, हमारा प्राइम है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा, जेंट ऑफ 100/7 प्लस जेंट ऑफ 100/7 का स्क्वायर प्लस जेंट ऑफ, अब देखो 7 स्क्वायर 49 होता है, जो कि 100 से छोटा है। 7 का क्यूब जब लोगे ना 343 हो जाएगा, वो तो 100 से बड़ा हो गया। तो डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएगा, बताओ, डेसिमल में आएगा ना, ठीक है। तो अगर डेसिमल में आ रहा है तो उसका जेंट तो 0 हो जाएगा, तो आगे नहीं जाना। अब देखो, अगर आप 100 को 7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास 14 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जेंट हो जाएगा 14। फिर 100 को 49 से करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जेंट 2 हो गया और प्लस 0। तो हमारे पास ये कितना आ गया, देखो 16। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 7 का एक्सपोनेंट या 7 की पावर 100 फैक्टोरियल में बेटा किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। इज इट ओके। तो दिस इज 16। अब डिनोमिनेटर में देखो किसकी बात हो रही है,
50 फैक्टोरियल की। तो अब हम निकालेंगे 7 का एक्सपोनेंट किस में, 50 फैक्टोरियल में। तो लेट अस फाइंड आउट एक्सपोनेंट ऑफ 7 नाउ इन 50 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा, देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हमारा था कितना, 50 अपॉन 7 का बेटा जेंट प्लस 50 अपॉन 7 का स्क्वायर, अभी भी 49 है ना, डिनोमिनेटर 50 से छोटा है देखो, और प्लस करो 50 अपॉन 7 का क्यूब। अब ये बड़ा बन गया तो अब 0 आ जाएगा, अब वहां पे स्टॉप कर दो। तो 50 बाय 7, 7 7 सा 49 होता है, तो 7 पॉइंट कुछ आएगा, तो यहां पे जेंट हो जाएगा 7। 50 को 49 से डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 और फिर कितना 0, तो ये आ गया 8। इसका मतलब बेटा हमारे पास ये हो गया कि वी हैव एक्सपोनेंट ऑफ 7 in 50 factorial will be equal to 8। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब देखो हमें 7 का एक्सपोनेंट चाहिए, किस में था, 100C50 में। नाउ लुक हियर, अब हम यहाँ पे अगर लेते हैं 100C50, तो हमने ये लिखा था ना बाय फॉर्मूला फॉर एनसीआर, क्या था, 100 फैक्टोरियल अपॉन कितना, 50 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल। अब देखो 100 फैक्टोरियल में 7 कितनी बार आ रहा है, 16 टाइम्स। ये देखो ऊपर हमने कहा है ना, e एक्सपोनेंट ऑफ 7 100 फैक्टोरियल में 16 है, तो इसमें 7 16 टाइम्स आएगा, तो 7 की पावर 16 आएगा। अब डिनोमिनेटर में 50 फैक्टोरियल में 7 8 बार आ रहा है, और एक और 50 फैक्टोरियल है उसमें 7 8 बार आएगा। क्यों, क्योंकि हमने कह दिया यहाँ पे, ये देखो कि आपके पास एक्सपोनेंट ऑफ 750 फैक्टोरियल में 8 है, तो 850 फैक्टोरियल ये रहा, 2 बार 50 फैक्टोरियल है बेटा, तो 7 की पावर 8 इसमें भी आएगी और 7 की पावर 8 इसमें भी आएगी। तो अब आप नोटिस करो 7 की पावर सॉल्व करके कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि नीचे भी पावर 16 है ऊपर भी। तो इसका मतलब ये हो गया एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100C50 बेटा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो 7 की पावर 0 है, तो दैट मीन्स आंसर विल बी 0। तो चेक करें, ये देखो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन। तो किसी में भी आएगा अब प्राइम नंबर है या नहीं है, तो नॉन प्राइम का भी मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, जैसे फैक्टर्स या डिवाइजर्स निकाल रहे थे, है ना, या जो आज मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x1 x2 x3 xr इक्वल टू n, तो उनमें जो n आपका गिवन नंबर होता है यूजुअली उसकी क्या करी जाती है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसके ऊपर काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो आज हमने डिफरेंट जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने किए। पहले मैंने आपको वही सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो भी मैंने बताया वो डिस्कस किया, उसके बाद हमने सम ऑफ डिजिट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, फिर मैंने आपको डी अरेंजमेंट बताया, फिर एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। तो इसमें भूलना नहीं है p प्राइम है। ठीक है, तो that is all that we are doing in this chapter, permutations and combinations. Now you may revise all the lectures that we have done, all right, and practice as much questions as possible, because practice only will get you a good grip on this chapter. क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में कोई अलग फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूले बहुत कम है। It's more about understanding and how to apply those limited formulas, all right. So that is all in this lecture. All right, enjoy the benefit of our courses beta. Thank you and bye bye.